अब से पहले मैंने आपको कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया है और बेसिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने इससे पहले वाले कोर्स में आपको बताया हुआ है। और वही चीज़ मैंने ब्रॉडर वर्जन में लाइव स्ट्रीम पे भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही लाइव स्ट्रीम पर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट यानी कि एमएमसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसका एक छोटा सा कंडेंस्ड वर्जन कोर्स की फॉर्म में लॉन्च कर दूंगा, ताकि अगर आपका टाइम आप बचाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। सो गाइज, वेलकम टू माई कंटेंट एंड माय नेम इज़ आदिश घेरवाल। यू कैन ऑल्सो नो मी एज ए कैंडल किंग। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ जो कि मैंने पिछले कई टाइम से खुद क्रिएट की हैं। एंड इन सारी स्ट्रेटजीज़ को मैंने बेसिकली मार्केट के एनालिसिस के लिए यूज़ किया है और मैंने इन सबको एक कॉन्सेप्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, जो सारी चीज़ें मिलके एमएमसी के अंदर आती हैं। सो एमएमसी स्टैंड फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ इट। तो मैं स्टार्टिंग में आपको समझाऊंगा कि अब तक जो आपने सीखा है, जो जिन्होंने पहली बार ये वाला कोर्स खरीदा है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम्स देखिए, जून जुलाई अगस्त 2024 की। उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैंडलस्टिक्स के प्रेशर्स के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो कि आपकी मार्केट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगी। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर आए हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये एडवांस लेवल का एक कोर्स है। ये बेसिक और बिगनर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका टाइम नहीं है तो आप बेसिक से एडवांस वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपका टाइम बच सकता है और आप वही चीज़ें कम टाइम में सीख सकते हैं। देन यू हैव टू गो हेयर। सो गाइस, आई नो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कैंडलस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है और कुछ ऐसे इनको हल्का फुल्का थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उन्हें और कोई चीज़ खरीदनी पड़े। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर आपकी छोटी मोटी चीज़ें साथ के साथ क्लियर करता रहूँगा और कुछ टॉपिक्स लाइव स्ट्रीम से भी आप साथ के साथ देख भी सकते हैं। मैं सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम में बता भी चुका हूँ। सो अभी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता कि हम जंगल के एक पार्ट का हिस्सा समझ रहे हैं, और इस फाइनेंशियल मार्केट के जंगल को समझने के लिए मुझे आपको अपने वाइट बोर्ड पर लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपको ये लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, ना कि मैं आपको कोई एक ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट ए एनालिस्ट और मैं एनालिसिस करना सिखाता हूँ। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जिनको आप आज और कल मेरी लाइव स्ट्रीम पर देखते हो और या फिर खुद करते हो, वो एक फाइनेंशियल मार्केट के जंगल का पार्ट है। सो आज एमएमसी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज सीसीपीज, विच आर द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके अंदर जो बीच का सी है वो बेसिकली स्मॉल है, इसलिए मैं इसको सी कैपिटल कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी बोलता हूँ। ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मार्केट में ऑब्जर्व करने के बाद मैंने खुद बनाए हुए हैं। इनको मैंने कई बार टेस्ट भी करा हुआ है, तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको वेरीफाइड तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा।
सो ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली कई सारे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी के बेसिस पे मैंने इनको कई स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये टोटल 500 से ऊपर है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा जिनमें सिमिलैरिटीज सबकी सेम है। तो सब एक जैसे ही काम करते हैं बेस्ड ऑन देयर बॉडी, और कह सकते हो कि विक्स या शेडोज के बेसिस पे उनकी सारी की सबकी स्पीशीज अलग अलग हैं, लेकिन वर्किंग सबकी एक है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। और आई थिंक आपको ये अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प करेंगी मार्केट में रिवर्सल और रीटेस्टिंग एरिया पकड़ने के लिए, क्योंकि वही सबसे हॉट टॉपिक है इस एमएमसी का कि हाउ आई कैप्चर। ये सब चीज़ें मैं लाइव में कैसे कर पाता हूँ, आप आज से सीखने वाले हो, तो उसके लिए आपको पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो गाइज, ये जो फाइनेंशियल मार्केट का जंगल है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को अभी पता नहीं है। तो क्योंकि वो लोग ट्रेडिंग ही समझते हैं कि अगर हमें पैसा, अपने पैसे को बढ़ाना है या दुनिया में पैसा कमाना है, तो हमें इस कैंडल जैसी मार्केट में पैसा लगा के पैसा बनाया जा सकता है। बहुत लोगों की गलत फहमी है। चलो, आज मैं तुम लोगों की गलत फहमी निकालता हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी दुनिया से रूबरू कराता हूँ जिसके बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, लेकिन आज अगर तुमने ये चीज़ सीख ली, समझ ली, तो उस मिथ से, उस गलतफहमी से बाहर आ जाओगे जो तुम्हें लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक ग्लोबल क्या होता है और एक होम क्या होता है, वो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। देखो, पैसों की दुनिया में एक हिस्सा आता है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि मनी मार्केट का एक हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि हमारे यूनिवर्स का हिस्सा, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, मिल्की वे का हिस्सा, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, तो गैलेक्सी हमारे मनी मार्केट की तरह होती है। इसी के अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं, और उन्हीं प्लैनेट्स में से हम लोग अपने एक प्लैनेट का नाम देते हैं, दैट इज अर्थ। इसी तरीके से हमारी मनी मार्केट का जो प्लैनेट है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, बेसिकली जो आप देखना चाहते हो, ये एक अर्थ की तरह है। इट इज लाइक ए अर्थ। मनी मार्केट गैलेक्सी का ये एक पार्ट है। अब जैसे हमारी अर्थ के अंदर बेसिकली क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारे हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से? स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ईटीएफ्स। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अब अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट का जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा है फॉरेक्स। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोटेशन पैसे का इसके अंदर होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका सबसे ज्यादा। अब बात आती है कि ये जो फॉरेक्स है, ये भी एक कॉन्टिनेंट की तरह काम करता है। अब हमारी अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, ठीक है, अमेरिका है, इन सब के अंदर कंट्रीज हैं। जैसे हमारी एशिया के अंदर कंट्री हो गई रशिया, सबसे बड़ी, इंडिया, ओके। इसी तरीके से चाइना, जापान, जितनी भी ये सारी की सारी चीजें, ये सारे एशिया के अंदर आती है। इसी तरीके से इन हमारी फाइनेंशियल मार्केट के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, इनके अंदर भी कंट्रीज आती हैं। जैसे किसी स्टॉक के कंपनी का एक हिस्सा, जैसे निफ्टी 50, इसके अंदर क्या है, 50 कंपनियां हैं। जैसे किसी और देश का, जैसे एनवीडिया, एप्पल, ये सारी की सारी क्या है, कंट्रीज आप मान सकते हो इनको। अब उसके बाद आते हैं क्रिप्टो।
क्रिप्टो जो हमारी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रिप्टो की स्पॉट मार्केट, लाइक BTC, USD, लाइक ETH, इथीरियम USD, बिटकॉइन USD, ऐसी कई सारी, ये सारी की सारी क्या है, कंट्रीज हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो की दूसरी कंट्री, नॉन फंजिबल टोकन मार्केट, NFT मार्केट, ऐसे ही कई सारी। इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर कंट्री, यूरो, USD, GBP, JPY। इसी तरीके से फॉरेक्स के प्रॉप फर्म्स। कॉमोडिटी की कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, क्रूड ऑयल, US ऑयल, ये जितने भी क्या है, ये कंट्रीज। ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की होती, हर देश के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अलग होती है, उनके अपने अलग बॉन्ड्स होते हैं, वो पब्लिक में बिकने के लिए नहीं आते हैं। आगे फ्यूचर में अगर आते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इनके अंदर भी ऐसे हिस्से होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिटेलर नहीं खरीद सकता, ऐसे ETFs होते हैं। तो ये एक कंट्री होगी। अब हमारे अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं और इसी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, अमेरिका, इन सब के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है। और वो जो लैंग्वेज है वो बेसिकली होती है, जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में हिंदी बोलते हैं, रशिया में रशियन बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी एक लैंग्वेज बोली जाती है, और ये एक नहीं होती, ये कई सारी होती है। एंड द लैंग्वेजेस आर लाइन, बार्स, कैंडल्स, स्टेप लाइन, वॉल्यूम फुटप्रिंट, हाइकेनाशी, रैंको, कागी, वगैरह वगैरह बहुत सारी होती है। चलो ठीक है, लैंग्वेज तो बोली जा रही है, हर कंट्री में अपनी अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो दुनिया की सारी कंट्रीज में एक जैसी वैल्यू रखती है? किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो लैंग्वेज तो सब जगह, इंग्लिश। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में एक लैंग्वेज जो सारी मार्केट में, सारी कंट्रीज में काम करती है, दैट इज कैंडल्स, विच इज आल्सो नोन एज कैंडलस्टिक्स। तो ये लैंग्वेज हमारी सारी मार्केट में काम करती है, दिस इज ए लैंग्वेज। अब ये इंग्लिश की तरह है, यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे ABCD, इसी तरीके से इसके अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे सिंगल अल्फाबेट ABCD वाले, तो यहां इसको हम लोग बोलते हैं 1CP, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, हैंगिंग मैन, डोजीज, दीज आर द अल्फाबेट्स। इन अल्फाबेट्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग 2CP, 3CP या फिर 4CP बोलते हैं, यानी कि 2, 3, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, थ्री वाइट क्रॉस, या 3 वाइट सोल्जर्स कह सकते हो, 3 वाइट क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 ही, ठीक है। 3 ब्लैक क्रॉस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दीज आर द वर्ड्स ऑफ दिस। और इन्हीं वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, जिन्हें हम लोग चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि ज्यादा फोर्स, यानी कि चार्ट से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन हो जाते हैं, तो वो चार्ट पैटर्न बनाती है। सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम डूइंग,
यू आर वर्किंग। इसी तरीके से यहां पर पीनेंट्स, वेजेस, हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स। अब हमें पता तो लग गया ये एक लैंग्वेज है, कि कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज है, ये कोई अलग सी कोई दुनिया नहीं है, हमें इसे समझना पड़ेगा तो लैंग्वेज के समय। अब यहां पर ये सारी की सारी कंट्रीज में काम करती है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो हो, ईटीएफ हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, सबके चार्ट पे हमें कैंडल दिखती है। अब इनमें साइज का बहुत फर्क होता है। अब इन अल्फाबेट्स को अगर हम लोग अर्थ पर हैं, कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज हैं, तो लोग भी होंगे। अब जब लोग हैं तो उनकी उम्र भी होगी, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसी तरीके से अगर कोई 5 साल का बच्चा हैमर बोलेगा तो वो हैमर हम लिखेंगे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल मार्केट में हमें उसे शो करना पड़ता है बाय ए स्ट्रक्चर। अगर हम कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसका बोलेंगे इस तरीके से, हैमर। अब ये 5 साल का बच्चा अगर हैमर बोलेगा तो उसकी आवाज में क्या होगा, थोड़ा बहुत छोटापन होगा, हैमर, ऐसे बच्चा प्यारा सा बोलेगा, हैमर हैमर करके ऐसे बोलेगा। तो इसका मतलब ये हैमर बहुत छोटा है। छोटा है इसका मतलब इसका टाइम फ्रेम कम है, इसका मतलब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो एजेस डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर्स के टाइम फ्रेम पर, लैंग्वेज के टाइम फ्रेम पर। उसी वर्ड को अगर एक 30 साल का आदमी बोलेगा, सेम हैमर है, दिखने में भी सेम है, लेकिन अगर इसी वर्ड को वो बोलता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रखी जाएगी, उसकी आवाज में थोड़ा भारीपन भी होगा, हैमर हैमर ऐसे बोलेगा वो। इसका मतलब इस हैमर का साइज बड़ा है, इसलिए इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम बोलते हैं हम लोग। इसी तरीके से वगैरह वगैरह करके बड़े होते चले जाते हैं। दिखने में वो हैमर ही होता है, बस उसका टाइम चेंज हो जाता है ड्यू टू इट्स टाइम फ्रेम, उसके साइज के हिसाब से। जैसे यहां पर आवाज के हिसाब से होता है, इसी तरीके से यहां पर साइज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से होता है। तो जो टाइम फ्रेम्स हैं वो कोई सा भी हो, अगर हैमर है तो वो सारे टाइम फ्रेम्स पे एक जैसा ही बनता है। इसी तरीके से सब कुछ एक जैसा बनता है। टाइम फ्रेम वैसे बड़े हो जाते हैं जिनसे उनकी हैमर, जिनसे कैंडलस्टिक का साइज बड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मिनट में हैमर बन रहा तो 30 मिनट में हैमर नहीं बन सकता, बनता है, लेकिन वो साइज बड़ा हो सकता है। सो गाइस, दिस इज ए लैंग्वेज। ये कोई पोजीशन बनाने वाला हिस्सा नहीं है। मार्केट की मूवमेंट को तभी समझ पाओगे जब इसको तुम इस लैंग्वेज के तरीके से समझोगे। अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको बस अभी तक एक ही हिस्सा पता है जो दुनिया में आपको सिर्फ सोशल मीडिया से पता लग रहा है, दैट इज मेरी लिस्ट में सबसे आखिरी हिस्सा, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को करवाया जाता है सोशल मीडिया पे, ट्रेडिंग को करवाया जाता है, करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट में स्प्लिट करने वाले सब दिख जाएंगे। ये फोन लिया, ऊपर से स्क्रॉल करके दिखा दिया प्रॉफिट, हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुम्हें बताते हैं। दुनिया के सबसे बड़े गधे होते हैं जो ऐसे करके स्क्रॉल करके दिखाते हैं ना, प्रॉफिट करके दिखा रहे हैं। किसको क्या पता वो अकाउंट रियल है या नहीं है, किसको क्या पता वो पैसा ट्रेडिंग से ही बनाया है, या फिर वो एक ही ट्रेड है जो जिंदगी में उनकी प्रॉफिट करती है और उसी को बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में एक पार्ट है ट्रेडिंग, जो सिर्फ एक जुए की तरह यूज करते हैं लोग। इसकी नॉलेज लेना इतना आसान नहीं है, इसे करने के लिए इंसान को लैंग्वेज समझनी पड़ती है। तो ये सबसे आखिरी चीज है। इस चीज में मेक मनी विद मनी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर पैसा है तो बनेगा, अगर पैसा नहीं है तो सोशल मीडिया से बनेगा, दूसरों का पागल बना बना के बनेगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूं और तुम्हें भी सिखा देता हूं, मेरा ये खरीद लो, मेरा वो खरीद लो। ऐसे कर करके पैसा बनेगा। मैं ट्रेडर नहीं हूं, आई एम ए चार्ट एनालिस्ट, जो कि मेरी फाइनेंशियल मार्केट में दूसरी पोजीशन पर आता है, ए एनालिस्ट। एंड ये वो लोग होते हैं जिन्हें मार्केट का ए टू जेड पता होता है। दे ओनली यूज टू एनालाइज द मार्केट, नॉट टू टेक बाय और सेल। दे डू नॉट ट्रेड इन मार्केट, ये ट्रेड नहीं करते हैं।
They only give analysis and sell them to big institutionals या फिर इंडिविजुअल इकलौते इन्वेस्टर्स को ये लोग बाय पर्सनली करते हैं। इन्वेस्टर जो भी होते हैं उनको अपने एनालिसिस सेल करते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ये उनको बाय सेल नहीं देते, ये बस एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देते हैं मार्केट में। एंड आई एम एनालिस्ट, मेरा ये काम है। मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में बताया भी है। ये भी है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी मैं तुम्हारे सामने कभी कभी करता रहता हूँ। वैसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करता, कभी कभी करता, लेकिन ये कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये तो बस एक पार्ट है इसका कि मैं अपने एनालिस्ट को यूज करता हूँ कभी कभी ट्रेड करने के लिए। ठीक है। चौथा, अब बोलोगे चौथा कैसे हो गया, ये तो तीसरा होना चाहिए था, क्योंकि चौथा तो एनालिस्ट ट्रेडिंग कर ही रहा है ना, तो चौथा तो वो तीसरा तो बन ही गया। वो डेवलपर्स। डेवलपर्स वो होते हैं जो इन चार्ट की दुनिया में कमी को ढूंढ के उसको पूरी कर। इसके लिए एक कोडर भी बनना पड़ता है, कोडिंग भी आनी चाहिए, इसे मार्केट के एनालिसिस भी आनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए इस बंदे को। दे मेक मनी विद देयर स्किल। ये वो मैं तुम्हें वो रास्ते बता रहा हूँ जिनमें पैसा नहीं होता, जिनमें सिर्फ स्किल यूज की जाती है पैसा बनाने। ये भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है एक, जिसे बैंक डेवलपर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ये सारे इसी में आते हैं। नेक्स्ट, ब्रोकर्स। ये भी दूसरों का पैसा लगाते हैं। ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, धन, ये तो क्रिप्टो ब्रोकर हो गए। ऐसी फॉरेक्स ब्रोकर हो गया, एक्सएनएस हो गया, ओक्टा एफएक्स जो बने पड़े हैं इतने सारे, ये सारे फॉरेक्स ब्रोकर। ये कभी ट्रेड नहीं करते, ये दूसरों का पैसा यूज करते हैं और दूसरों से ट्रेड करवाते हैं, बीच का कमीशन खाते हैं। तो इनका सारा हिस्सा कमीशन से आता है, तगड़ा वाला कमीशन इन्हें मिलता है और उससे इनका धंधा चलता है। ये कभी ट्रेड नहीं करते, ये फावड़ा की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, कंसल्टेंसी फर्म्स। ये ट्रेड करते हैं, लेकिन ये ट्रेड करते तो हैं, लेकिन ये पैसा अपना यूज नहीं करते। ये पैसा यूज करते हैं इन्वेस्टर्स का, उन्हें अपनी बैलेंस शीट दिखा के, उन्हें अपनी हिस्ट्री दिखा के, और एनालिसिस लेते हैं एनालिस्ट से। बाय सेल नहीं लेते उनसे, उनसे स्ट्रक्चर लेते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बाय करते हैं, वो उन्हें पैसा देते हैं, प्रॉफिट होने के बाद इन्वेस्टर को जाता है और अपना इनका मार्जिन निकलता है। दिस इज द। अब अगर ब्रोकर, कंसल्टेंसी फर्म, डेवलपर, एनालिस्ट या फिर ट्रेडिंग में से कोई भी बंदा घपलेबाजी करता है, तो उसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, डेट इज क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी स्कोप है, इसमें भी स्कोप है। कैसे? जैसे कि सेबी ये स्टॉक से रिलेटेड देखती है, जैसे कि आरबीआई ये बैंक और फॉरेक्स से रिलेटेड देखती है, इसका जो क्राइम ब्रांच है वो वाला हिस्सा। तो इन्हें भी नॉलेज लेनी पड़ती है मार्केट की। ये तभी आ पाएगा जब तुम्हें मार्केट की पूरी नॉलेज होगी, तब जाके इसमें से किसी एक को चूज करोगे। लेकिन तुम्हें सोशल मीडिया से सिर्फ इस हिस्से को छोड़ के बाकी का सारा हिस्सा दुबकाया जा रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना इसके बारे में। सीखेंगे वो जो सामने से दिखेगा, और वही तो बिकता है जो दिखता है। तो गाइस, ये है फाइनेंशियल मार्केट का जंगल। एंड आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से आपको मैं आने वाले टाइम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक लैंग्वेज है, और आपके इसके अल्फाबेट्स यानी कि कैंडल्स अगर आप चूज कर रहे हो, वो आपके बेस्ट होने चाहिए। मैं बेसिक से एडवांस कैंडलस्टिक कोर्स में कैंडल्स के बारे में मैक्सिमम नॉलेज आपको दे चुका हूं। अब मैं आपको इसके एडवांस नॉलेज के बारे में बताऊं, यानी कि मैं अपने बनाए हुए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वो चीज़ आपको काम करके दिखेंगी। सो गाइज, इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी आर स्टडिंग एमएमसीज फर्स्ट पार्ट, दैट इज CCPs. MMC स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी आपको पता ही है, मैं लास्ट बार इसको लिख रहा हूं, ये मैंने ही बनाया है और आप मेरा बनाए हुए कॉन्सेप्ट देख रहे हो। एंड CCP स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
गॉट इट, गॉट इट। सो यहां पर मैं आपको 500 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें से 70% जो है वो सिमिलर है, यानी कि एक यूज होगा तो उसके जैसे 7 होते हैं, ऐसा होता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइस। सबसे पहले आपको समझाऊंगा मैं हैमर्स के बारे में कि हैमर्स क्या होते हैं। आज मैं हैमर और हैंगिंग मैन आपको समझाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे वाले बताता हूं। तो सबसे पहले आपके सामने आते हैं हैमर्स। ये जो हैमर होते हैं ना, ये जनरली आपको सबको पता है क्योंकि हम एडवांस लेवल पे, बेसिक तरीके से मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो ये हैमर डिपेंड करता है हैमर किस तरीके से काम करेगा, इसकी कई सारी चीजें होती हैं। हैमर की एक्यूरेसी डिपेंड करती है उसकी लोकेशन के ऊपर, कि क्या वो किसी ब्रेकआउट पर है या फिर वो किसी ब्रेकडाउन पर है। क्या वो किसी सपोर्ट पर है या वो किसी रेजिस्टेंस पर है। तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके काम करने के लिए। दूसरी आती है उसकी बॉडी साइज के ऊपर। उसका बॉडी साइज कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी आती है उसकी बॉटम और टॉप विक के बारे में, जो उसकी विक होती है या फिर उसकी शैडो होती है। मैंने आपको बताया है दोनों में बहुत डिफरेंस है। विक को हम ऊपर की लाइन कहते हैं, शैडो को नीचे की लाइन कहते हैं। तो उसकी विक और शैडो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, इन सब चीजों से हैमर का बहुत फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा हैमर के पास उसके फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उतना ज्यादा वो पावरफुल होगा। बिसाइड्स कि वो कहां पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैमर के आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभी वो बहुत सुंदर दिखने के बाद भी फेल करेगा, लेकिन उसके बाद काम करेगा। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आता है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, जो आपको बेस्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, कि कैसे पता करें कि हैमर कितना बढ़िया है कितना बेकार। तो एक हैमर की अच्छी डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए। देखो, हैमर उतना ज्यादा पावरफुल होगा, मैं एक ही स्ट्रक्चर से आपको बता देता हूं, इससे आपको आने वाले 10 हैमर के बारे में पता लग जाएगा। हैमर उतना ज्यादा पावरफुल होगा जितना लंबी उसकी ऊपर की विक होगी, जितनी छोटी उसकी बॉडी होगी। तो ऊपर की जो लाइन है जिसको हम लोग विक बोलते हैं, ये जितनी बड़ी होगी ये उतना पावरफुल होगा। इसी तरीके से ये जो लाइन है, ये हमेशा ऊपर वाली से लंबी ही होनी चाहिए। ये चाहे जितनी बड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुपीरियर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा होना चाहिए। ये बेशक जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन ये हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए। और इसकी बॉडी जितनी छोटी होगी, हैमर उतना पावरफुल होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक हैमर के लिए चीजें होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हो आपके सामने ढेरों हैमर दिखेंगे, जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा लंबी बॉडी वाली हैमर दिखेगा, लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो ए पावरफुल हैमर, और हम इस हैमर को बोलते हैं पार्शियल हैमर। दिस इज नोन एज द पार्शियल हैमर। देखो, जो हैंगिंग मैन है उसके साथ भी ये सेम चीजें होती हैं। हैंगिंग मैन के साथ भी यही सेम चीजें होती हैं, उसकी भी लोकेशन फर्क पड़ता है। अगर हैमर टॉप पे होगा तो वो भी मार्केट को नीचे ही गिराएगा। अगर हैंगिंग मैन टॉप पे होगा, वो भी मार्केट को नीचे गिराएगा। अगर हैमर बॉटम पे होगा तो भी मार्केट को ऊपर उठाएगा। अगर हैंगिंग मैन बॉटम पे होगा, वो भी मार्केट को ऊपर उठाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि हैंगिंग मैन टॉप पे देखना पड़ता है या बॉटम पे नहीं देखते, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, आपको पता लगेगा हैमर से ज्यादा बॉटम पे हैंगिंग मैन बनते हैं और मार्केट वहीं से टॉप करके भाग जाती है। तो ये पार्शियल हैमर की कंडीशन है। इसके अंदर भी हैमर उतना पावरफुल होगा जितनी लंबी इसकी ऊपर की वीक होगी। ऊपर की जो लाइन है जितनी लंबी होगी उतना पावरफुल होगा, लेकिन नीचे वाली सुपीरियर होनी चाहिए। बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना होल्डिंग वॉल्यूम बहुत है। होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ठहरा हुआ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में कैंडल की विक्स बनती हैं,
होल्डिंग वॉल्यूम में कैंडल की बॉडी मोटी होती है। ये एंश्योर करती है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर रखी है और यहाँ बहुत कम लोगों ने बाइंग कर रखी है। तो लोग प्रेफर करते हैं इसके बाद कैंडल बड़ी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि हैमर के बाद बड़ी बनने की नहीं होती, पहले छोटी फिर बड़ी बनने की होती है। यानी कि ये भी थोड़े टाइम बाद जाके असर दिखाता है, लेकिन ये वाली जो पार्शियल हैमर है इसका असर पहली कैंडल के बाद ही आने लग जाता है। तो इसके अंदर जो एंट्रीज होती है वो एग्जैक्ट इसकी सारी सबकी सब ओपनिंग के क्लोजिंग पे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरीके से अगर आपको हैमर ऐसा देखने को मिलता है जिसके ऊपर की विक नहीं है, तो वो हैमर नहीं है, वो बेसिकली एक पिन बार की तरह रिएक्ट कर रहा है। और ये हैमर बहुत कमजोर टाइप होते हैं, ये एक्चुअल में तभी काम करेंगे जब ये किसी मार्केट के बॉटम पर होंगे, मतलब बिल्कुल सपोर्ट पर बैठे होंगे, ये तभी काम करते हुए आपको दिखेंगे, वरना इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हैमर फेल करते हैं, समझ आया? सो दिस इज द हैमर साइकोलॉजी। और आपको याद रखना ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। कि अगर ये सपोर्ट पर है तो बहुत अच्छा काम करेगा, अगर ये रेजिस्टेंस पे है तो उल्टा कर देगा, मार्केट को नीचे गिरा भी सकता है। तो एक हैमर की पॉसिबिलिटी उसके प्रेशर्स के बेसिस पर भी होती है। वॉल्यूम फिलअप मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको पिछले वाले कोर्स में, वहां आप जाकर दोबारा रिकैप कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आपको वॉल्यूम फिलअप का इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उतना ज्यादा आप इसका रिवर्सल पकड़ जाओगे। तो ऊपर की वीक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से हैंगिंग मैन भी आप समझ सकते हो, हैंगिंग मैन का भी सेम पैटर्न होता है, बस उसकी ओपनिंग नीचे हो जाती है, बाकी सब कुछ यही सेम उसके अंदर लागू रहेगा। उसकी भी बॉडी मोटी होगी, वो भी ज्यादा पावरफुल होगा, बॉटम में टॉप में जाने की कोशिश करेगा, बॉटम से टॉप पे जाने की कोशिश करेगा, इसी तरीके से टॉप पे है तो बॉटम में लाने को कोशिश करेगा। तो हैंगिंग मैन और हैमर का सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब ये किसी के साथ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये किसी के साथ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइज ये छोटी छोटी चींटियां ही हैं जो आगे जाके आपके हाथी को तंग करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी। तो ये चींटियां ही सीसीपीज हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। जितने ज़्यादा आप इनको रिमेंबर रखोगे, रिवर्सल और रिटेस्टिंग पर आपको आसानी से ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे और फिर रिवर्सल्स आप आसानी से पकड़ पाओगे। एंड ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एमएमसी का कोर्स बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर है, आपके ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करना सीखोगे उतना ज़्यादा मार्केट के मूवमेंट को समझ पाओगे। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। गाइस इसमें दब के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच पाओगे जिस लेवल पे आज मुझे आप लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हो। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं।